हेलो प्यारे साथियों, तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम बेहतरीन तरीके से लिप्त होंगे। और आप लोगों की क्लासेज बीच में 1-2 दिन गैप हुई भाई, उसका कारण ये है कि भाई मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि मैं जैसे ही बिस्तर से उठता मुझे चक्कर आने लगता। अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। दिक्कत क्या हुई थी कि बुखार भाई जो वायरल फ़ीवर चल रहा है ना, इस वजह से भाई मुझे इतना करारा 2 दिन बुखार था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, जिस वजह से आप लोगों की क्लासेज नहीं हो पाई। अब लेकिन आप लोगों की क्लास ये संभवतः आज प्राचीन भारत जो है ये पूर्णतः हम लोग समाप्त कर देंगे। और जो है अब कल से जो है हम लोग क्या कर देख रहे होंगे भैया, मध्यकालीन भारत का इतिहास देख होंगे और पॉलिटी भी हम लोग 2-3 दिनों में समाप्त कर देंगे। और आप सभी लोग को पता है कि 30 तारीख को हमारी एक लॉन्चिंग है। भाई बिहार का कोई भी एग्जाम दोगे उसके लिए वो बहुत बेहतरीन लॉन्चिंग है भाई। एक बार देखना, जरूर से आकर जुड़ना सुबह 9 बजे। जो है कहाँ पर भैया, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर लाइव वाले सेशन में आप सभी लोग जाकर उस सेशन को लाइक कर देना और उसमें ज़रूर से जुड़ना और देख लेना भाई कि वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। क्लास क्या मतलब कि वो बेहतरीन लॉन्चिंग होगी। संभवतः शायद किसी ने वैसी लॉन्चिंग ना की हो। और भाई आप लोगों को अभी मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में, लेकिन जब आप लोग वहाँ पर आओगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं और कैसे क्या है। ठीक है? लेकिन है बहुत बेहतरीन लॉन्चिंग। ठीक है? चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे भैया, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया। किसने जो है आश्रय गृह के रूप में किया था बराबर की गुफाओं का उपयोग। तो वह जो है आजीविकाओं ने किया था। किसने किया था? आजीविकाओं ने जो है बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसके रूप में किया था? आश्रय गृह के रूप में किया था भैया। ठीक है। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने के समय बराबर तथा जो है नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ये याद रखना, ये किसके समय में अधिकतर चीजें थी? तो ये अशोक और जो उनके पौत्र कौन थे भैया, दशरथ, इनके समय में क्या हुआ था? बराबर और जो नागार्जुनी जो पहाड़ियां थी इनको काट कर क्या किया गया था? आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कड़ चौपड़ आदि गुफा क्या थी भैया? प्रमुख थी। ये किसके समय में थी भैया? अशोक के समय। अशोक के समय में जो बराबर पहाड़ी थी उनकी गुफाओं में सुदामा की गुफा और कड़ क्या भैया? कड़ चौपड़ क्या थी भैया? कड़ चौपड़ ये क्या थी? गुफा प्रमुख थी। किसके समय में? अशोक के समय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से। यहाँ पर देखो बिहार दे दिया, इसी से समझ जाओगे, और स्तूप दे दिया, इसी से समझ जाओगे, और चैत्य देता सिर्फ, तो संभवतः शायद थोड़ा सा माइंड इधर उधर होता, लेकिन भाई स्तूप और बिहार दे दिया, इससे समझ जाओगे कि हाँ भाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और बिहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है। स्तूप क्या भैया? एक गोलाकार समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा गौतम बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों की शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। स्तूप पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते हैं। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष, एक स्तूप होता है। चैत्य में भाई क्या होता है? ये प्रार्थना कक्ष होता है, इसमें एक पूजा कक्ष होता है। लेकिन जो स्तूप होता है ये भी पूजा स्थल होता है, लेकिन इसमें भाई पूजा के लिए कोई भी कक्ष नहीं होता है। ठीक है, इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। जो ये कक्ष होता है चैत्य प्रार्थना कक्ष, उसी में क्या होता है? पूजा कक्ष होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बिहार क्या होता है भाई? जैसे देखो इसी कारण से बिहार, बिहार का नाम जो है विहार था, जिसे धीरे धीरे बिहार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसके उपयोग जो है बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। जिसमें क्या करते थे भैया? बौद्ध भिक्षु जो रहते थे वो अध्ययन के लिए और किसके लिए भैया? आराम के लिए और ध्यान के लिए इसका उपयोग करते थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल जो ये खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे भैया। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में जो है चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः जो है 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य 1950 से जो है 1050 ईस्वी चंदेल का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। आप समझ लो इस बात को कि मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिला है
उसमें क्या है स्थित है भैया, खजुराहो का जो है मंदिर स्थित, जो कि चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की क्या है भैया, उत्कृष्टता का बखान करते हैं। मतलब चंदेल समय में जो स्थापत्य कला थी उसकी उत्कृष्टता का बयान आज भी होता है कि हाँ भाई इन्होंने बहुत अच्छा इनके समय में स्थापत्य कला रही थी या थी। ठीक है। और जो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, लगभग 10वीं से जो है 11वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य जो है लगभग ये हुआ था। यहाँ के मंदिरों को जो है कंदरिया महादेव जो है सबसे प्रमुख है। जो चंदेल जो खजुराहो का मंदिर है, इसमें किसका मंदिर सबसे ज्यादा प्रमुख है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर क्या है भैया, ये सबसे प्रमुख है। क्या भैया, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कला की गांधार शैली निम्न में से किस समय या निम्न में से कब फली फूली, तो वह जो है कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय में जो गांधार शैली थी वो फली फूली थी। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो वह कुषाणों के समय में फली फूली थी। कला की गांधार शैली का विकास जो है प्रमुख रूप से कुषाणों के समय में हुआ। इस काल के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया। मतलब समझ भैया, जो कुषाण थे उन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, बुद्ध की प्रतिमाओं का क्या हुआ था, व्यापक रूप से भैया निर्माण हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो जो है गांधार शैली में प्राप्त होती है भैया। कुषाण काल में ही गांधार व मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध तथा बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। यानी कि बैठी और जो खड़ी हुई मूर्तियां थी उनका जो है निर्माण हुआ था भैया कुषाण काल में। ठीक है, गांधार एवं मथुरा कला शैली में। चलिए आगे देखते हैं। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए जो है पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। वी.एस. अग्रवाल के द्वारा भैया प्रथम जो है वो कहाँ पर बनी थी, मथुरा में बनी थी। लेकिन जो वेनसांग था इसके अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ पर बनी थी, कौशाम्बी में बनी थी। परंतु अनेक विद्वान जो है महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय जो है गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प एक को ही सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया था भैया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर की बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। किसके, ये गुप्त कला के जो है महत्वपूर्ण अवशेष है। देवगढ़ में देवगढ़ में दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्त कालीन मंदिर है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो कि वर्तमान में कहाँ पर भैया, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह गुप्त कालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के गढ़वा किले में स्थित गढ़वा मंदिर भी क्या है भैया, ये गुप्त कालीन मंदिर है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है भैया, अजंता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, अजंता में जो है यह स्थित है। बोधिसत्व जो है पद्मपाणि की पेंटिंग, ठीक है, कहाँ पर, अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि यानी कि अवलोकतेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ज्ञात है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठों के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवी स्थिति दोनों के संकेतों के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। ये जरूर से याद रखना कि ये राजसी और दैवी स्थिति के संकेत को दोनों को प्रस्तुत करता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसे जो है विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। किसमें जो है विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, तो भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, मतलब सती प्रथा वगैरह जो आप लोगों ने सुना होगा ना, तो ये जो है भैया कहाँ पर भैया, भानुगुप्त एरड़ स्तंभ अभिलेख से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ये जरूर से याद रखना ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से जो है विधवा दहन यानी कि सती प्रथा का उदाहरण देखने को हमें मिलता है। इस अभिलेख में जो है भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के युद्ध में मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। ये याद रखना कि ये अभिलेख कब का है, तो ये जो है अभिलेख 510 ईस्वी का है।
एरड़ मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो बीना और रेवता नदी के संगम पर स्थित है। ये याद रखना कि एरड़ कहाँ पर स्थित है। तो एरड़ जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। सागर जिले में स्थित एक क्या है, ऐतिहासिक गांव है एरड़। एरड़ याद रखना कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ऐतिहासिक गांव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर क्या है भैया, स्थित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो वह चंदेल थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे भैया, तो वह चंदेल जो है सहयोगी थे। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय 1950 से 1085, यह भी ऊपर हमने बातें की है, यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ के बीच आए। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये पहले हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है भाई, ठीक है। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है भैया, तो भारत और जावा कला का। किसका भैया, भारत और जावा कला का। ये जो बराबुदुर है ये अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और जो मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण, तो भारत और जावा कला का जो है ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। बराबुदुर या फिर बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जो है जावा द्वीप में स्थित है। या यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त क्या है भैया, विश्व विरासत स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है भैया, तो यह इंडोनेशिया में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, इंडोनेशिया में, ठीक है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ये चीजें हमने पहले भी जब हम गुप्त काल के बारे में देख रहे थे तो वहां पर हमने देख लिया था इसको, ठीक है। मेघवर्मन ने गया के एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त ने जो है सीलोन यानी कि श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी भैया, ठीक है, समुद्रगुप्त ने। चलिए हम देखते हैं दक्षिण भारत चोल, चालुक्य एवं पल्लव एवं संगम युग के बारे में जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो भैया विजयालय थे। कौन थे भैया, विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक थे। ये देख रहे हो भाई, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती जो है सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान जो है तंजापुर में शैव मंदिर राजराजेश्वर एवं या जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। ये याद रखना कि तंजौर में जो शैव मंदिर है राजराजेश्वर या फिर उसी को बृहदीश्वर जो है मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण किसके समय में हुआ था, तो राजराज प्रथम के काल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था भैया, राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था भैया, तो ग्राम पंचायत यानी कि विलेज असेंबली के लिए जो है ये प्रसिद्ध था चोल काल। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था भैया, तो वह जो है विलेज जो है असेंबली के लिए प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थानों के संचालन में जो है परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। ग्राम प्रशासन कौन करता था भैया, जो ग्रामवासी थे वो स्वयं करते थे। ये चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। चोल शासन के बारे में इस विशेषता को बहुत गहनता से याद रखना और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वह चोल थे। यही चीज अभी आप लोगों को बताया, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, यानी कि ग्रामीण के लिए। कैलाशनाथ मंदिर कैलाशनाथ मंदिर जो है किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है, तो वह जो है भैया पल्लव वंश ने जो है तमिलनाडु में कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, पल्लव वंश ने। और कहां पर बनाया भैया, ये तमिलनाडु में बनाया। कैलाशनाथ या फिर कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ये याद रखना है कि किसके द्वारा करवाया गया था, पल्लव वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और जो कैलाशनाथ मंदिर ये है कहाँ, तो ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित। कहाँ पर स्थित है भैया, कांचीपुरम तमिलनाडु में यह स्थित है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है भाई? तो जो है भैया यहाँ पर देख लो दिया गया है एकाम्बरेश्वर एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है भैया? ये कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है ये कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल, विजयनगर के शासकों के समय में हुआ था। मतलब कि इन तीनों समय के शासकों ने जो है इसका निर्माण हर बार जो है इन तीनों शासकों के समय में जो है ये तीनों काल जब चल रहे थे तो इन तीनों वंशों के समय में जो है इसका निर्माण होता रहा। मतलब कुछ भी अगर समस्या हो या टूटा फूटा कुछ तो उसका निर्माण किया जाता रहा इनके शासनकाल में। ठीक है भैया, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तंजावुर के जो बृहदीश्वर मंदिर था उसका निर्माण किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम के द्वारा तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये चीज अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ी, व्याख्या में दिया गया हुआ था। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इससे जो है राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। ये याद रखना कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में है, तो किसमें भी है? ये द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ये याद रखना, शैली भी, शैली से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं, तो भाई ये याद रखना कि ये किस शैली में है, तो ये द्रविड़ शैली में है। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर जिले में है। किस तंजावुर जिला है कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है भैया चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसी के कारण से इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो क्रूर या क्रूर थी? क्रूर या फिर क्या थी भैया? क्रूर थी। ये चेर राजवंश की राजधानी थी। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। वर्तमान में जो है केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग हैं इसमें शामिल है। फिलहाल केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वाजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका जो है सामयता जो है कुछ विद्वान क्रूर या क्रूर से ही करते हैं। मतलब कि वाजी को ही कुछ लोग क्रूर या फिर क्रूर भी कहते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह उदय जीरल था, यानी कि उथिगन चेरल। इसी का नाम जो है उथिगन चेरल है या फिर उदय जीरल भी इसी को कहा जाता है। मतलब ये प्रथम चेर राजा था। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो भैया कदम्ब का जो है इसका जो है संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ। बाकी चेर का, चोल का और पांड्य का, इन तीनों राजवंशों का उल्लेख हमें जो है कहाँ पर देखने को मिलता है भैया? तो वह जो है हमें संगम साहित्य में देखने को मिलता है, लेकिन कदम्ब का जो हमें देखने को नहीं मिलता है। संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से जो कृष्णा नदी के दक्षिण सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम युग में जो है उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर तो वह जो है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर ये जो है संगम युग में बहुत ज्यादा विख्यात था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। ये याद रखना, ये कहाँ पर स्थित था? तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित जो कावेरी नदी है उसी के तट पर उरेयूर संगम था। ठीक है, ये जो है उरेयूर था, ये संगम कालीन क्या था भैया? महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में जो है उरेयूर ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण जो है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में जो है अरगारू नाम से मिलता है। अरगारू नाम से
पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके जो है लेखक नहीं है भाई, इसे कोई भी लेखक जो है, शायद यही था, हाँ भाई इसके लेखक जो है पता नहीं चल पाए इस बुक के। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? तो वह जो है गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वारा गोपुरम कहलाते हैं। आकर्षक द्वार जो है क्या कहलाते हैं? दक्षिण मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। यह कहते हैं पल्लव, पांड्यों और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पल्लव, पांड्यों एवं चोलों के राज्यकाल में क्या पनपती रही? द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। पांड्य काल जो था उसमें मंदिर छोटे होते थे उनके, लेकिन जो है उनके प्रांगण में क्या होता था? चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। आगे चलकर गोपुरम का भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किए जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरमों का जो है निर्माण भी करवाया। भैया ये किसने करवाया था? चोल शासकों ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे भैया? तो चेर ने किए थे। किसने किए थे भैया? चेर शासकों ने जो है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में जो है चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ। संगम काल में चेर राज्य के साथ जो है आरंभ हुआ था रोमन साम्राज्य का साथ जो है व्यापार। अरिकामेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अरिकामेडू से जो है क्या हुआ भैया? कई रोमन वस्तुएं में प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि हाँ भाई व्यापार तो था उसके साथ हमारा। चलिए आगे देखते हैं। फारसी यात्री जो अब्दुल रज्जाक था वो भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो वह जो भैया देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो था वो भारत में जो है किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम राजवंश के सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय। कार्यकाल इनका कब से कब तक था? 1422 से 1446 ईस्वी तक था। जो देवराज द्वितीय थे ये जो है संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1422 से 1446, 1422 से 1446 ईस्वी तक था। के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतलब उत सदैन व मज्जम उल बहरीन में देवराज द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया। भाई ये याद रखना कि अब्दुल रज्जाक का जो है कौन सा था? अब्दुल रज्जाक की जो क्या था भैया? अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत। तो यह किस नाम से? तो मतलब उत सदैन व जो है मज्जम उल बहरीन, इन दोनों नामों से इनका क्या भैया? यात्रा वृत्तांत किसका? अब्दुल रज्जाक का। ये फारसी राजदूत था। ठीक है। प्राचीन साहित्य तथा साहित्यकार निम्न में से किस भारतीय दर्शन में जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो वह किस में किया था? वैशेषिक में। वैशेषिक में जो है भारतीय दर्शन में जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिकी या भौतिक जगत का निर्माण जो है परमाणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महर्षि कणाद क्या थे भैया? इस दर्शन के प्रवर्तक थे। मतलब कि हम लोग को पहले से पता था, बस हमने जो है किसी चीज को ज्यादातर लिख कर नहीं रखा था, इसलिए हम जो है पेटेंट नहीं करवा पाए कि हमने इसकी खोज की थी। ठीक है। और लोगों ने वही चीजें पेटेंट करवा ली, इसलिए उन्हीं लोगों का जो है नाम है। जैसे अभी देखोगे सारे के सारे ज्यामिति वगैरह के जो नियम वगैरह बताते हैं वो सब अपना बताते हैं भाई, लेकिन ज्यामिति के नियम हमारे जो है धर्म ग्रंथों में बहुत पहले बता दिए गए थे। सारे के सारे ज्यामिति नियम और जो भी चीजें थी, सूर्य की दूरी, ये सब कुछ हमने बहुत पहले ही खोज लिया था। पृथ्वी की आकृति कैसी है, चंद्रमा कहाँ पर है, क्या कैसे, सारी चीजें हमने खोज कर रखी थी, बस हमने उसका पेटेंट नहीं लिया था। पेटेंट ले लिया विदेशों ने, वही चीजें अब हो गई भाई। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जो है जन्म की कहानी है? कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो भैया कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ठीक है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार यानी कि अन्य नाम इनका क्या है? कार्तिकेय और स्कंदयनी का अन्य नाम। ठीक है। कि जन्म की कहानी है किसमें भैया?
कुमार संभवम में, ये याद रखना कुमार संभवम किसकी रचना है, तो ये कालिदास जी की रचना है। इसमें किसके बारे में दिया है, तो कार्तिकेय के बारे में दिया गया हुआ, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है भैया, तो विशाख दत्त जी हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस में जो है आखिरकार किसके बारे में बताया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। और यह जो है भैया इसकी रचना किसने की है, तो विशाख दत्त ने की थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है भैया, इंडिका है भाई, ये सब अब नहीं पूछेगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, अनेसिक्रिटस, अरे सॉरी दोस्तों, सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक कौन थे, निर्याकस था, अनेसिक्रिटस था, अरिस्तोबुलस तथा जो है मेगास्थनीज थे, जिनके विरोध जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का जो है प्रमुख स्रोत है। जिसकी पुस्तक क्या भैया, इंडिका, जो कि क्या भैया मौर्य इतिहास का जो है प्रमुख क्या भैया स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र में जो है नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों में विभिन्न समितियों द्वारा होता था, यानी कि 30 सदस्य थे। इसमें जो कुल 6 समितियां थी, और इन 6 जो समितियां हैं इनमें प्रत्येक समिति में कितने होते थे भैया, 5 सदस्य होते थे। जिसमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता है। विक्रय कर जो है किसके रूप में यूज किया जाता था, मूल्य के जो है 10वें भाग के रूप में। अगर मान लो 10 है, 10 रुपया जो है, अगर मान लो है कोई वस्तु 10 रुपये में बिक्री, तो उसका 10वां भाग यानी कि 1 रुपये जो है वो कर के रूप में हमें देना पड़ता, ठीक है। ये उस टाइम ऐसा था। ये किसने लिखा था भैया, तो मेगास्थनीज ने लिखा था अपनी पुस्तक इंडिका में। करों को चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था, मतलब जो लोग कर की चोरी करते थे उनको क्या दिया जाता था भैया, मृत्यु दंड दिया जाता था। ऐसा किसने लिखा था, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो वृहद संहिता जो है वराहमिहिर की है, वृहद संहिता वराहमिहिर की है। और जो है मूसिका मसा जो है अतुला की है, मूसिका मसा अतुला की है। राज तरंगड़ी जो है कल्लड़ की है, राज तरंगी। और विक्रमांग देवचरित ये जो है विल्हाड़ की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसमें ये सही हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए वही चीजें यहाँ पर देखो मिला दिया गया है, ठीक है। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना भाई। अभी तो इसमें तो 4 और नीचे भी दिए। चलो इसका हम लोग सीधा आंसर देखते हैं ना भाई, क्योंकि इसमें 2 यहाँ पर दे दिया है, 2 वहां पर दे दिया, तो इससे थोड़ा सा मिलाने में प्रॉब्लम होगी। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, ये सबको पता है, जिनका नाम चाणक्य था, ठीक है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय लिखा गया था, जो कि संस्कृत की सर्वप्रथम जो है ग्रामर की पुस्तक थी, ठीक है। कामनंदक, ठीक है, ये जो है नीति सार के द्वारा, और कालिदास के द्वारा कुमार संभवम, ये तो अभी आप लोग को ऊपर मैंने बताया ही था, ठीक है। कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या था भैया, तो राज तरंगी थे। ये देखो अभी ऊपर मैंने बताया वही चीज यहाँ पर दे दी। कल्लड़ की राज तरंगी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। ये याद रखना है कि कल्लड़ की जो राज तरंगी है इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें जो है भैया क्या देखने को मिलता है, तो जो है कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की रचना जो है कल्लड़ ने जयसिंह का शासनकाल कब से कब तक था, 1128 से 1149 ईस्वी तक था। किस शासनकाल में की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य ने जो है राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो भाई अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये किस पर आधारित है भाई, राजनीति पर। तो राजनीति इसमें कहीं दिया ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत एवं अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है, जो विदेशी या विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है सप्तांग सिद्धांत, स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी क्या होती है भैया में प्राप्त होती। भाई ये हिचकी किस टाइप से है मुझे, मैं खुद नहीं समझ पाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है,
तो जो भैया राजनीतिक जो है नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासनकाल में बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? कौटिल्य। सभी को पता है भाई। इतिहास में प्राचीन और मध्ययुगीन काल में राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो भैया महेंद्र वर्मन द्वारा जो है मत विलास पर हसन, मत विलास जो है पर हसन जो है ये महेंद्र वर्मन के द्वारा इसमें जो है ये सही मिलान किया गया हुआ है। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा, आमुक्त मालद्य जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा, और जो है सम्रांग गढ़सूत्रधार ये राजा भोज द्वारा, परमार वंश के थे ये राजा भोज। ठीक है, इनके द्वारा था ये। मानसोल्लास ये जो है सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। मानसोल्लास जो है ये किसके द्वारा भैया? तो यह जो है सोमेश्वर जो है तृतीय के द्वारा। मत विलास पर हसन जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। आमुक्त मालद्य जो है कृष्णदेव राय के द्वारा, और जो है रांगड़ सूत्रधार ये जो है राजा भोज के द्वारा, और जो है मानसोल्लास जो है ये सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो भैया उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर इनके द्वारा एक से अधिक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिपल्स है। यह जो है रोमन मिस्र के बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अनाम व्यापारी ने लिखा, मतलब उसका नाम ही नहीं था भाई। इसमें जो है भारत में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया, मतलब उसमें कोई ऐसा लेखक नहीं था जिसके बारे में बता पाए कि किसने आखिरकार इसका लिखा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भैया? तो चंद्र बरदाई थे। कौन थे? चंद्र बरदाई जो ये पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज रासो इन्हीं को कहा जाता है। सॉरी, पृथ्वीराज रासो कह रहा हूँ भाई, क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चौहान वंशी जो पृथ्वीराज तृतीय थे ये जो है राय पिथौरा के थे कि दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें जो है चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। इसमें जो है चौहानों को क्या बताया गया है कि इनका उत्पन्न कैसे हुआ है, ये कैसे उत्पन्न हुए, तो ये जो है अग्निकांडों से, अग्निकुंड से जो है ये उत्पन्न हुए पृथ्वीराज रासो में, ये बताया गया हुआ है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो भाई चंद्र बरदाई के द्वारा। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है भैया? तो भास है, कवि भास है। ठीक है, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया गया था। इन नाटकों का नाम प्रतिज्ञायोंगराळ, स्वप्नवास दत्ता, उर्भंग, दूतवाक्यम, पांचरात्रम, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्य न्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमार्कम एवं जो है क्या था भैया चारुदत्तम। ये जो है 13 जो है याद करना इंपॉर्टेंट नहीं भाई। इसमें से जो है स्वप्न दासवत्ता ये तो याद ही कर लेना, और जो है दूत वाक्यम ये याद कर लेना, और जो बाल चरित ये इंपॉर्टेंट है, और जो है धूत घटोत्कच ये इंपॉर्टेंट है, कर्णधार भार ये इंपॉर्टेंट है, और अभिषेक नाटकम ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ये कवि जो है भास के द्वारा लिखा गया हुआ है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है। ठीक है, कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की है। इसमें 17 सर्ग हैं। इनमें से केवल पहले एवं 8वें सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए, बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवियों द्वारा लिखे गए, जिसमें जो है प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म एवं तारकासुर वध की जो है वृत्तांत वर्णन है, यानी कि तारकासुर का जो वध हुआ था उसका वर्णन है, और जो कार्तिकेय के जन्म का वर्णन देखने को हमें मिलता है किसमें भैया? कुमार संभव में। क्रिया तर्जुनीय जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, किसने लिखा है उसको? तो जो किसने लिखा है? कवि भारवी ने लिखा है। ठीक है, लेखक भारवी ने।
किरातार्जुनी पुस्तक के लेखक जो है भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा जो है किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। अर्जुन तथा किसके बीच? किरात जो है वेशधारी जो शिव जी थे, किरात के रूप में थे, उनके बीच युद्ध का वर्णन है। ठीक है, और इस पुस्तक की कथा वस्तु कहाँ से ली गई? महाभारत से ली गई। उन स्रोतों का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो जो है भैया मिलिंद जो है पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है यह जो है क्या भैया प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या भैया मौन है। ठीक है, पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन व हिंद यमन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन देखने को हमें नहीं मिलता, बाकी सब में हमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन देखने को मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भैया बाणभट्ट ने लिखी, ये बता चुका हूं मैं पहले ही ऊपर आप लोगों को। हर्षचरित ग्रंथ की रचना जो है सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह जो है वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह हर्षवर्धन या फिर वर्धन वंश में जो है इतिहास का जो है प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें जो है लेखक अपने समकालीन शासक तथा उनके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। भाई किससे कौन संबंधित है? भाई चरक चिकित्सा से। ऑप्शन ए जो है दूसरे में, ऑप्शन ए दूसरे में, ऑप्शन नंबर बी सीधा लगा दो। इसमें कुछ देखना ही नहीं भाई। चरक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, सीधा लगा दो भाई, खत्म कहानी। ठीक है, सीधा। अब देखो यहाँ पर चरक चिकित्सा से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त जो है गणित से, वराहमिहिर जो है ये ज्योतिषी से, विशाख दत्त जो है ये नाटककार थे। ठीक है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा जो है लिखी गई? तो जो है भाई कामनंदक द्वारा जो है लिखी गई राजनीति की जो प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार जो है कामंदक के द्वारा जो है लिखी गई। कामंदक द्वारा रचित नीतिसार जो है 1192 छंदों यानी कि श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो 34 खंडों यानी कि प्रकरणों, 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं, राज्य, इसके घटक और संरक्षण, अंतरराज्यीय संबंधों का पर मॉडल सिद्धांत, और क्या भाई और क्या चीजें दी गई हैं इसमें? विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, ये सब कुछ दिया गया हुआ है। परिशिष्ट तुलना में के लिए जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो नान्यदेव था। कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ठीक है, कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1147 ईस्वी तक थे। इन्होंने शासन कब से कब तक किया था? 1097 से 1147 ईस्वी तक नान्यदेव ने शासन किया था। वे महान योद्धा थे। क्या था भैया? ये महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। नान्यदेव ने जो कर्नाटक थी उसकी राजधानी किसको बनाया था भैया? सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाटक वंश का शासनकाल जो है वो 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। कर्नाटक वंश का शासनकाल जो है भैया ये 1097 से 1325 ईस्वी है। ये मिथिला का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है भैया। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कौन था भैया? हरि सिंह जो है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो है भैया हरि सिंह देव था। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्होंने किसकी शुरुआत की थी भैया? तो पंजीकरण व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी। बिहार के जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड में पूरा क्वेश्चन तो देखे। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। बिल्कुल सही। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये गलत है। यहाँ खगोल विज्ञान एवं तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन गलत है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार
की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? तक्षशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर जिले में अवस्थित था। ठीक है, यह जो है बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था। इस विद्यालय में जो है बौद्ध धर्म की जो है तंत्रयान शाखा वज्रयान का जो है सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, अन्य विषय भी पढ़ाया जाता है। इसमें क्या पूछा भाई? गलत है ये पूछा ना भाई, मैंने गलत लगा दिया। एक सेकंड, गलत है। एक सेकंड, ये जो है ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है। ठीक है, पहला और दूसरा इसमें गलत है, गलत पूछा है ना, देखो इसीलिए मिस्टेक होती है भाई, मैंने जल्दी जल्दी में वो लगा दिया भाई। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो है वो पाल शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, ये याद रखना है। यह बिहार के जो है भागलपुर, बांका जिले में नहीं, भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, तंत्रयान, वज्रयान शाखा का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त जो है इस विश्वविद्यालय में जो है खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून विधि, व्याकरण एवं दर्शन जैसे अन्य शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था भैया। ठीक है, ये याद रखना। विक्रमशिला नामक जो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला नामक जो प्राचीन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना बंगाल में किसने की थी भैया? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला के जो प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने 770 से 1810 ईस्वी के द्वारा की गई थी। तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी वृहद शिक्षा केंद्र बन गया था। ये किसके अनुसार है? तिब्बती विद्वान जो लामा तारानाथ था, ठीक है, उसके अनुसार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? कर्नाट राजवंश के दौरान। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के दौरान जो है ये शुरू हुआ था मैथिली भाषा का विकास। मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट यानी 11वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कौन थे भैया? कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव थे। ठीक है, मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। ओदंतपुर शिक्षक केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? एक सेकंड भाई। ओदंतपुर शिक्षक केंद्र वो किस राज्य में स्थित? बिहार में स्थित था ओदंतपुर शिक्षक केंद्र। ओदंतपुर जिसे जो है उदनपुर जो है उड्डनपुर भाई, पूरा क्या ही बताऊं। उडनपुरा जो है कब भी कहा जाता था? प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षक केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन था। सुल्तान जैनुल आबिदीन जो है ये क्या था भैया? कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और जो है सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने जो है संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को जो है संरक्षण प्रदान किया था इसने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है क्या आ जाएगा भाई? मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसको जो है हम लोग कल देख रहे होंगे, कल से इसकी क्लास जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और जो है आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।